हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका पुनः स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सीरीज 58 यानी कि 58वीं सीरीज, जिसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ही बेहतरीन होंगे। और ऐसे प्रश्न जो हो सकता है कि पहली बार आप देखें या पहली बार आप सॉल्व कर रहे हों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सके। इससे पहले जितने भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं उन सभी को भी जरूर देखिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपकी जानकारी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देर किए। ये रहा आज की सीरीज का हमारा पहला सवाल। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठाते रहें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप उसे भी क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी आपको पीडीएफ उपलब्ध होंगी वो वहां से मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लाइक करना ना भूलें वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को बंद जगह में समस्या होती है तो उसके अंदर किस तरीके की दुर्भीति है, यानी किस तरीके का उसके अंदर डर होता है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे कभी कभी होता है ना, व्यक्ति बंद कमरे में रहता है, मतलब इतना छोटा नहीं, अकेले है उस कमरे में, बंद कमरा है, उसे लगता डर टाइप लगता है। तो आखिर वो किस तरीके का डर होता है। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए केनोफोबिया, ऑप्शन बी क्लाउस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन सी ओनेरियोफोबिया, ऑप्शन डी एरोफोबिया। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्लाउस्ट्रोफोबिया, जिसमें हम बंद जगह में हमें समस्या होती है। लेकिन अभी आपसे कोई पूछेगा कि फिर ए, सी और डी का क्या मतलब होता है, तो देख लेते हैं। ए में एम्प्टी रूम यानी कि खाली कमरे में, जैसे होता ना कि बड़ा कमरा है, खाली है, हमें अकेले डर लग रहा है। कहते हैं ना कि जैसे हम मम्मी से कहते हैं मम्मी मैं अकेली हूँ रूम में या अकेला हूँ तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा रूम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? केनोफोबिया। ऑप्शन सी देखिए, उसका अंतर्गत क्या आता है? स्वप्न, ड्रीम्स में, सपने में हम डर जाते हैं। जैसे कोई बहुत खतरनाक सपना देख लिए तो उसको हम क्या कहते हैं? ओनेरियोफोबिया। अब डी देखिए, वो क्या कहता है? एरोफोबिया, यानी कि हवा, हमें हवा से बहुत डर लगता है, बहुत तेजी से आंधी आ गई हम डर जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एरोफोबिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। लेकिन जो अन्य ऑप्शन हैं वो किससे संबंधित हैं ये भी आपको जानकारी मिली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न दूसरा देखिए कि भीषिका विकृति किसका एक विकार है। भीषिका मतलब पैनिक डिसऑर्डर, ये किसका एक प्रकार है, यानी कि जो पैनिक डिसऑर्डर है वो किसी न किसी का एक टाइप्स है। तो हम देखते हैं किसका टाइप्स है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अब देखिए हमारे पास जो चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में पहला क्या है? अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर ऑप्शन बी स्वलीनता यानी स्वलीनता स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी चिंता विकृति यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी खाना विकार यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर। तो इन चारों में से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चिंता विकृति यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर का एक प्रकार है पैनिक डिसऑर्डर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक से एक आपके लिए एकदम नए क्वेश्चंस होंगे और DSSB में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसका क्या अर्थ है, उस शब्द का क्या मतलब है, उस शब्द का क्या तात्पर्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमें दिन में भी तारे नजर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे पढ़े नहीं होते, समझे नहीं होते। तो फिलहाल आप सीरीज में बने रहें, पूरा देखें ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके लिए न्यू होंगे, आप पूरी जानकारी को हासिल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि एनाल्जीसिया का अर्थ है। एनाल्जीसिया का क्या मतलब है ये देखते हैं हम। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रोगी के शरीर में अति संवेदनशील का होना, ऑप्शन बी रोगी के शरीर में दुख या दर्द के प्रति कोई संवेदनशीलता का ना होना, ऑप्शन सी हाथों का शून्य हो जाना,
मतलब अब हमें पता ही नहीं कि हमारा हाथ है कि नहीं। ऑप्शन डी अंग का कटना। तो इन चारों में से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रोगी के शरीर में दुख या दर्द के प्रति कोई संवेदनशीलता जब नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं एनल्जीसिया, ये इसका मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्न चौथा जो हमारे आपके सामने है, साइकालगिया का क्या अर्थ है? साइकालगिया का क्या अर्थ है या अर्थ है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, इसमें व्यक्ति गंभीर एवं स्थायी तौर पर दर्द का अनुभव करता है। ऑप्शन बी, प्रेरणादायक अनुभव करता है। या फिर ऑप्शन सी, एक पैर का क्षरण हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी, मनोबल गिर जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो साइकालगिया होता है इसका मतलब होता है इसमें व्यक्ति गंभीर एवं स्थायी तौर पर दर्द का अनुभव करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जठर शोथ का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ गैस्ट्रिटिस। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ध्यान संबंधी समस्या। ऑप्शन बी, मांसपेशीय समस्या। ऑप्शन सी, अपच समस्या, अपच की समस्या जो हमारा डाइजेशन नहीं होता है। ऑप्शन डी, बालों की समस्या। तो इन चारों में से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अपच की समस्या यानी कि इनडाइजेशन प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अपच की समस्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न छठवां क्या कहता है जो आपके सामने है कि न्यूरोडर्मेटोसिस, न्यूरोडर्मेटोसिस का अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है? चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, पेट संबंधी विकृति या पेट से संबंधित समस्या है। या फिर ऑप्शन बी, घुटने संबंधी जो नी होता है हमारा। ऑप्शन सी, त्वचा संबंधी विकृति है जो हमारी स्किन होती है। या फिर ऑप्शन डी, हड्डी संबंधी विकृति जो हमारी बोन होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, त्वचा संबंधी विकृति है न्यूरोडर्मेटोसिस, ये त्वचा संबंधी विकृति है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न जो आपके सामने है कि आश्रित व्यक्तित्व विकृति का अर्थ है, यानी कि एक होता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसका क्या मतलब होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होना। ऑप्शन बी, तिरस्कार की भावना होना। या फिर ऑप्शन सी, व्यक्ति में अधिक सतर्कता होना। या फिर ऑप्शन डी, हास्य की अक्षमता। इन चारों में से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होने को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्योंकि जब खुद में आत्मविश्वास नहीं है तो सीधी सी बात है दूसरों पर आश्रित रहेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास 2 कथन हैं। कथन पहला कि अक्षमता पैर में चोट को दर्शाता है, जो कि ये गलत है क्योंकि अक्षमता हमारी फंक्शनल को दर्शाता है, यानी कार्यात्मक प्रॉब्लम होती है, नहीं कार्यात्मक रूप से समस्या होती है, उसको हम अक्षमता कहते हैं। कथन दूसरा क्या कहता है कि विकलांगता केवल कार्यात्मक समस्या को दर्शाती है, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो विकलांगता होती है जिसे हम विकलांगता क्या है? एक लंबे समय, हालांकि यहाँ पर विकलांगता की जो इंग्लिश है ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर हैंडीकैप्ड होगा। जहाँ कथन 2 में जो इंग्लिश है पहला डिसेबिलिटी लिखी है, यहाँ पर हैंडीकैप होगा। इसका क्या मतलब होता है? जब एक लंबे समय तक और लगातार हमेशा एक कई सारे रूप में समस्याएं होती हैं, चाहे उसकी सामाजिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, भावात्मक समस्या हो, भाषाई समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, किसी भी तरीके की जब बहुत सारी एक साथ समस्याएं होती हैं, दैट इज कॉल्ड विकलांगता, उसे ही हम हैंडीकैप कहते हैं। तो इसलिए हमारे ये दोनों कथन गलत हैं। अब ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी कह रहा है कि दोनों कथन गलत हैं। तो यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन सी में लिखा है केवल कथन 1 गलत है, ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि मनोविदालिता क्या है? व्हाट इज सिजोफ्रेनिया? आप जानते होंगे इस चीज को।
फिर भी देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गंभीर मानसिक रोग है जिसे हम पागल भी कहते हैं। ऑप्शन बी गंभीर वाणी संबंधी विकार है, यानी कि जो सीवियर स्पीच डिसऑर्डर। ऑप्शन सी गंभीर मोटर संबंधी, मोटर मतलब ये इंजन वाला नहीं, मोटर मतलब हमारा जो मांस मसल्स होती हैं वो काम नहीं करती हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन डी गंभीर चलन संबंधी, जब हम चलते हैं, जो हमारा यहाँ पर ड्राइविंग लिख गया है, जबकि इसका इंग्लिश होगा कि हमारा जो गतिशीलता जब हम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उससे संबंधित समस्या। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गंभीर मानसिक रोग है। ये एक गंभीर मानसिक रोग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10वां जो आपके सामने है कि व्यामोह का अर्थ है, मीनिंग ऑफ डिल्यूजन। इसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकार है, ऑप्शन बी व्यवहारिक विकार है, ऑप्शन सी गलत विश्वास है, या फिर ऑप्शन डी आत्मसात है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गलत विश्वास, फॉल्स बिलीव। ये एक प्रकार का ऐसी चीज है कि अगर किसी के सामने आप उसको ये भी साबित कर दो कि नहीं ये गलत है, तो भी वो मानने को तैयार नहीं होता, जिसे हम एक प्रकार का अंधा विश्वास कह सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो उसे हम फॉल्स बिलीव्स कहते हैं या गलत विश्वास कहते हैं व्यामोह को। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11वां जो आपके सामने है कि निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समावेशी शिक्षा। क्योंकि राइट टू एजुकेशन, भैया जब सबका अधिकार है तो समावेशी शिक्षा कहता ही है सब पर पूरी तरीके से सारे वर्ग को शिक्षा मिलेगी बिना किसी भेदभाव के, कोई समस्या के, तो इसलिए समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत किसने दिया? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी किसने दिया? देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डगलस, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी ब्रोन फेन ब्रेनर, ऑप्शन डी स्किनर। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रोन फेन ब्रेनर पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आपके सामने है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, या फिर ऑप्शन बी शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन सी मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए कहती हैं कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, या फिर ऑप्शन डी पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे हैं वो कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर लेंगे, क्योंकि जो उनकी नीड्स हैं वो उसी हिसाब की हैं। वहां पर एक यहां पर देखिए पॉजिटिव पॉइंट को देखना है तो वो इस तरीके की कर सकती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14वां यानी कि 14, क्वेश्चन 14 देखिए कि सनबर्ग संबंधित है। ये देखिए एक शब्द है, ये किससे संबंधित है हमें ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी जरूर करिए, वोट जरूर दिया करिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, सनबर्ग संबंधित है, किससे संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए त्वचा यानी कि स्किन से, या फिर ऑप्शन बी संज्ञान यानी कि कॉग्निशन से, या फिर ऑप्शन सी मांसपेशी यानी कि मसल से, या फिर ऑप्शन डी आंख यानी कि आई से संबंधित है। तो इन चारों में से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्किन। सनबर्ग मतलब जब आप धूप में ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है, तो उसे हम सनबर्ग कहते हैं, सॉरी सनबर्न कहते हैं।
सनबर्न का यही मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है हिव्स, HIVES, हिव्स का अर्थ है, क्या अर्थ है देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ये चिंतन समस्या यानी कि थिंकिंग प्रॉब्लम है, या फिर ऑप्शन बी, दाढ़ी ना आना यानी कि लॉस ऑफ बियर्ड, या फिर ऑप्शन सी, बालों का झड़ना, हेयर फॉल जिसे हम कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी, त्वचा में ददोरे, स्किन रैश पड़ जाते हैं ना, बोले चकत्ते पड़ गए हमारे स्किन में, देखिए कितनी बुरी लग रही है। तो ये इसका मतलब होता है। इन चारों में से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, त्वचा में ददोरे पड़ना, या लाल लाल चकत्ते नहीं पड़ जाते हमारे बॉडी में, तो कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जो हिप्स का अर्थ है वो यही है कि त्वचा में ददोरे पड़ना, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16वां प्रश्न जो आपके सामने है। क्योंकि सीरीज चल रही है मिक्स क्वेश्चंस की, तो आपको सभी तरीके के प्रश्न मिलेंगे कि स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप देखते हैं हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, यह प्रतिवाद करेंगे, यह नहीं, प्रतिवाद करेंगे और कक्षा में नहीं लेंगे, यह गलत टाइप हो गया है, यहां पर केवल होगा प्रतिवाद करेंगे और कक्षा में नहीं लेंगे। ऑप्शन बी, निर्णय के पुनर्विचार का आग्रह करेंगे, या फिर ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे स्वयं तैयारी करें, या फिर ऑप्शन डी, इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। अब एक शिक्षक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, समाज निर्माता होता है, भविष्य निर्माता होता है। कभी भी सिखाने की बात आ जाए, कभी भी पढ़ाने की बात आ जाए, हम ये कह सकते हैं कि कुछ देर में या बाद में सिखा देंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं सिखाएंगे। और जैसे ही ये कह देते हैं तो इससे पता चलता है कि आप किसी दुकान से शिक्षा प्राप्त किए हैं, मतलब जहां बिल्कुल गए नहीं, आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब शिक्षण से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो हम डरते रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। तो कोई भी किसी भी तरीके की कक्षाएं मिले पढ़ाने के लिए, हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। क्यों? शिक्षक एक आल्सो लर्नर होता है, और उसके सामने भी एक अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको ये काम करना है। क्यों? क्योंकि टीचर से रिलेटेड ही काम दिया गया है, उसको झाड़ू पोंछा के लिए नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये एक प्रकार की जिम्मेदारी के रूप में, दायित्व के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17वां प्रश्न जो आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। हमारे पास ये रहे पद कि अगर सीवियर हियरिंग लॉस है, जो कि सीवियर आप जानते हैं कि 71 से 90 dB होता है, इसके बाद सीधा प्रोफाउंड आ जाता है, जो कि 91 टू एबव या 91 से अधिक हो जाता है। तो उसी तरीके से जो हमारा सीवियर आईडी यानी कि जो गंभीर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, उनका IQ कितना होता है। ये रहे हमारे पास चार ऑप्शन। ऑप्शन ए 50 से 70, ऑप्शन बी 35 से 50, या फिर ऑप्शन सी 20 से 35, या फिर ऑप्शन डी 70 से 85। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 20 से 35। ये हमारा सीवियर के अंतर्गत आता है। और अगर हम प्रोफाउंड में चले जाएंगे तो ये बिलो 20 यानी कि 20 से नीचे हो जाएगा, तो हमारा प्रोफाउंड आ जाएगा, अति गंभीर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अब देखते हैं हम बच्चे का कौन सा व्यवहार। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अपमानजनक व्यवहार, ऑप्शन बी को डी, वाज को 100 एवं 21 को 12 लिखता है, या फिर ऑप्शन सी, कम अवधान विस्तार एवं उच्च शारीरिक गतिविधि, या फिर ऑप्शन डी, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम जब लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो वो बी को डी, वाज को 100, 21 को 12 ये सब लिखता है, इस तरीके के वो व्यवहार को दर्शाता है। इसलिए हमारा यही पहचान होता है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि मोतियाबिंद का प्रमुख लक्षण क्या है। आप जानते हैं कि जो कैटरैक्ट होता है
वो मोतियाबिंद होता है, लेकिन उसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक, जो मेन सिम्टम्स होता है वो क्या होता है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए साफ दिखना, ऑप्शन बी धुंधला दिखना, ऑप्शन सी केवल दूर का दिखना, ऑप्शन डी केवल पास का दिखना। इन चारों में से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, धुंधला दिखना। ये इसका प्रमुख लक्षण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन। इस तरीके के प्रश्न इसलिए लिए गए हैं कथन वाले, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके के पैटर्न भी आते हैं, इसलिए ऐसे लिए गए हैं। अब हमारे पास 2 कथन है। पहला कि एलिम्को कानपुर में स्थित है। एलिम्को मतलब आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो मतलब सहायक जो यंत्र होते हैं, जो सहायक उपकरण होते हैं, जो हमारे जिनको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल जो होते हैं, जो प्योर नहीं होते, लेकिन उस तरीके के बना करके व्यक्ति को समाज में चलने के लिए, व्यक्ति को आने जाने के लिए, व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की सहायता किया जा सकता है, ये उससे संबंधित है, जो कि कानपुर में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। कथन दूसरा क्या कहता है? SV निर्तार, ये क्या होता है? स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये कटक उड़ीसा में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। अब जब दोनों सही हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस में पहला कहता है कि दोनों कथन सही हैं, बी कहता है दोनों कथन गलत हैं, सी कहता है केवल कथन 1 गलत है, बी कहता है केवल कथन 2 गलत है। अब इनमें से हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एलिम्को कानपुर में तो स्थित है, लेकिन इसका सेशन क्या है, तो ये 1972, इसका एस्टेब्लिश कब हुआ? 1972 में। और अगर SV निर्तार का पूछा जाए तो 1975 में। ये देखिए आपको कितनी सारी एक सवाल से जानकारी मिल गई। तो ये 20 क्वेश्चंस आई होप आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, क्या आपके लिए उपयोगी है या नहीं, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। यही आपके मोटिवेशन से ऐसे विभिन्न प्रकार के नए नए क्वेश्चंस जन्म लेते हैं, ऐसे ही बनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।